आज हमारा ज्योग्राफी का जो महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित जो चैप्टर था, उसके अंदर हमने दो वैज्ञानिकों दो भूगोल शास्त्रियों के जो मत थे उसको जान चुके हैं। लेकिन ये हमारे एक बहुत ही फेमस भूगोल शास्त्री हैं, इनका मत हम जानते हैं और इनके ही मत को मतलब प्रमाणिकता मिली है। इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर अल्फ्रेड वेगनर अल्फ्रेड वेगनर ने जो अपनी जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप के विस्थापन से संबंधित इनका सिद्धांत था, यानी कि महाद्वीपों ने विस्थापन किया था। ठीक है, इसके बारे में इनका सिद्धांत था। इन्होंने अपने सिद्धांत को वर्ष 1900, ये जर्मनी के रहने वाले थे और वर्ष 1908 में इन्होंने अपने सिद्धांत को पारित किया था, मतलब एक तरह से लोगों के सामने लाया था। मगर इनके इस सिद्धांत पर लोगों ने शुरुआत में ज्यादा मत नहीं दिया, ज्यादा भाव नहीं दिया। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि 1908 में जब इन्होंने अपना पारित किया, लेकिन उन्होंने इसको समझाया था 1918 से 1920 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि 1908 में जब इन्होंने अपनी पुस्तक छपाई करवाई, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित करने के जो इनके तरीके थे, ये बताने के लिए इन्होंने जब अपनी पुस्तक लाई मार्केट में, उसी समय जो जर्मनी के अंदर आंतरिक ग्रह युद्ध का मतलब सीमा बना हुआ था। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 18 तक चला था। ठीक है, इस युद्ध की वजह से इनकी ये जो बुक थी, ये लोगों ने ज्यादा मतलब भाव नहीं दिया, मतलब ज्यादा लोगों ने इस पे जोर नहीं दिया। लड़ाई के टाइम पे लोग लड़ाई करेंगे कि इसकी बुक को पढ़ेंगे। ठीक है, आप भी समझदार हैं, समझने वाली बात है कि इसकी बुक को लोगों ने ज्यादा मतलब पढ़ा नहीं, जिसकी वजह से इसको लगा कि अरे क्या लिख दिया मैंने इसके अंदर, कि लोग पढ़ ही नहीं रहे। बाद में इसको समझ में आया कि अरे नहीं, बुक तो मैंने कुछ भी लिखा हो वो बात अलग है, लेकिन पहली बात तो यह है कि लोगों को पढ़ने का ही टाइम नहीं मिल रहा है। लड़ाई करने के लिए लोग कंधे पे राइफल लेके घूम रहे हैं, उस समय कौन किताब लेके घूमेगा, पहले गोली उसी को मारी जाएगी। ठीक है, तो इसकी बुकों पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने जब लड़ाई खत्म हो गई 1918 में, उस समय इन्होंने प्रयत्न किया कि अपनी बुक में जो इन्होंने लिखा था उसको और अच्छे तरीके से लोगों को समझाए। ठीक है, कि कैसे उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया है कि दुनिया का जो महाद्वीप का निर्माण हुआ है वो निर्माण किस प्रकार से हुआ है, क्या गति रही और किस समय उसका निर्माण हुआ। ठीक है, 1918 और 20 लग गए, इनको 2 वर्ष लग गए अपनी बातों को समझाने में। लेकिन जब इन्होंने लोगों को अपनी बातें खोल खोल के समझाई तो लोग भी समझ गए एकदम विस्तार से कि आखिर महाद्वीप कैसे बना था। ठीक है, इनकी जो सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, इसके अंदर कई बातें थी जिसको हम जानेंगे। पहला तो इन्होंने अपना कब दिया, इन्होंने जो समय दिया था वो तो यही था कि 1908 में मतलब बता दिया था, लेकिन 1918 और 20 तक इन्होंने लोगों को समझाया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की प्रेरणा इनको इसलिए वहां से मिलती है, इन्होंने दुनिया भर का रिसर्च किया, दुनिया भर में घूमे और इन्होंने एक चीज देखी कि ग्लोस्पोलिस नाम का एक पौधा पाया जाता है, वो दुनिया के कई अलग अलग देशों में पाया जाता था। ठीक है, इन्होंने और भी रिसर्च किया और पाया कि या तो ये जलवायु जो कि हवाएं चलती हैं, जो कि पौधों के उगने का कारण होती है, मतलब मौसमी परिवर्तन जो होते हैं इन जलवायु की वजह से होता है। तो इनका कहना था या तो जलवायु एक जैसी थी सब जगह की, और नहीं तो सारे जगह एक पास थे। 2 ही कारण हो सकता है, या तो जलवायु सब जगह की एक समय में ऐसी थी जिसकी वजह से ये सारे पौधे उग गए अलग अलग महाद्वीपों पर ना, और ना तो फिर सारे स्थल एक पास थे जिस समय ये पौधे उग गए, और वो स्थल हटे तो फिर ये पौधे भी अलग अलग जगह चले गए। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि जलवायु तो एक जैसी नहीं हो सकती। इन्होंने जो भूमि का स्थिरपन था उसको ही नकार दिया। इनका कहना था कि भूमि ही स्थिर नहीं थी, भूमि में हलचल हुआ और भूमि एक दूसरे से अलग हो गई। अलग होने के कारण वो बाद में जाके महाद्वीप बने। कैसे? इनके समर्थन में अगला पद है कि सिद्धांत का प्रधान रूप। आखिर इन्होंने कैसे कहा कि आखिर भूमि एक पास थी? इन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसमें कहा कि पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। इनका कहना था कि इसके अंदर एक विशाल का स्थलखंड था। स्थलखंड मतलब भूमि। ठीक है, ये भूमि थी। इस भूमि में 2 भाग थे। ठीक है, इस भूमि का तो पहले नाम जान लेते हैं। इस भूमि का नाम था पेंजिया। इन्होंने बताया था पेंजिया।
इस भूमि का नाम था पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो पृथ्वी है ये तो, और बाकी जो खाली जगह बच गया था उसमें पानी भरा हुआ था बहुत ज्यादा, उसका नाम था पैंथालासा। पैंथालासा, पेंजिया और पैंथालासा, दो शब्दों को ध्यान रखना। पेंजिया स्थलखंड भाग का नाम था, जैसे कि जमीन वाले भाग का, और पानी वाले भाग का नाम था पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा। उसके बाद से उनका कहना था कि जो पेंजिया थे इसके भी दो भाग थे, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, ऊपर वाला नीचे वाला। ऊपर वाले का नाम था लोरेसिया और नीचे वाले का नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अल्फ्रेड महोदय ने कहा कि इस तरह दुनिया थी शुरुआत में। ये कब का कार्बोनिफेरस युग की बात की थी। अल्फ्रेड वेगनर ने इसको कार्बोनिफेरस युग, ये तब की बात की थी अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर का कहना था कि जो ये दो स्थलखंड थे, समय बीतता गया और इनके अंदर बदलाव आने लगे और ये टूट टूट कर बिखरने लगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था जो कल मैंने आपको बताया था वो, उसके बाद से यूरोप और रसिया जो अभी वर्तमान में वो रसिया, ठीक है, ऊपर का जो हिस्सा है चीन वाला, और वो सारे के हिस्से किसमें थे, लोरेशिया में थे। नीचे क्या कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका। गोंडवाना लैंड में कौन कौन था, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया का हिस्सा है नीचे वाला जो मुख सा निकला रहता है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये जो अंटार्कटिका वाला हिस्सा है, ये सारे के सारे गोंडवाना लैंड के थे। ठीक है, बाकी सब जगह पानी भरा था। उसके बाद समय बीता और ये सब अलग हो गए, सबके सब अलग अलग हो गए, टूट के बिखर गए। टूट के बिखरा देते हैं इनको। पृथ्वी है, बिखरा देते हैं, टूट के बिखर गए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, रसिया, ये एशिया सबसे बड़ा, और अफ्रीका को बनाया गया ठीक है, इस प्रकार का ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आर्कटिक। बीच में जो बच गया वो था ये वाला एस निमा आकृति का अटलांटिक महासागर, इसको ही अंध महासागर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की वेगनर ने कहा कि इस प्रकार की आकृति बन गई, यानी कि सारे के सारे जो महाद्वीप थे वो बिखर गए सारे के सारे। ठीक है, कितने हो गए महाद्वीप, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, सातों के सातों महाद्वीपों को उस अल्फ्रेड वेगनर ने इस तरह बिखरा दिया। ठीक है, ये जो बिखरे हैं यही थे पेंजिया और और जो पानी बच गया है वही पानी अब बिखर गए हैं, तो पानी बीच बीच में घुस गया और महासागर बन गए। महासागरों में जो बना ऐसा आकृति का ये बन गया, यही है अंध महासागर जिसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से नीचे एशिया के नीचे बना हिंद महासागर, और दोनों तरफ जो साइड में बच गया प्रशांत महासागर बन गया। इस प्रकार वेगनर का कहना था। ठीक है, उन्होंने इस बात का साक्ष्य देने के लिए कहा, सिद्धांत के पक्ष में जो बातें कही कि आखिर उनका मन तो कुछ भी कह दे लेकिन लोग मानेंगे कैसे। लोगों को अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने कुछ खास बातें बताई। ठीक है, पहली बात तो उनका यह कहना था कि जो पहला पॉइंट के हिसाब से बता देता हूं, पहला कि जो दक्षिणी अमेरिका है और अफ्रीका है, ये दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक मतलब जमीन की जो बनावट है, जैसे आड़ा टेढ़ा जो कुछ भी हो, ये देख रहे हैं ना, उसी तरह जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है इसकी बनावट और अफ्रीका की बनावट कुछ इस तरह है कि दक्षिणी अमेरिका को अगर ठेल के इसमें घुसा दोगे, ठेल के और इसमें घुसा दीजिए तो एकदम फिट बैठ जाएगा। जैसे ये है दक्षिणी अमेरिका, इनकी बनावटों को ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे, और इनको अगर बैठाया जाए तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे फिट एकदम। ठीक है, इस तरह की इसकी आकृति है। आप चाहें तो मैप में देख सकते हैं, इन दोनों की आकृति सेम टू सेम ऐसी है कि अगर दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका में घुसेड़ेंगे तो फिट बैठ जाता है। ठीक है, और उन्होंने क्या बात कही
कि जो यहाँ पर अभी एक मेडागास्कर नाम का देश है वर्तमान में अफ्रीका के पास में, ठीक है, इसकी बनावट और अफ्रीका के अंदर एक घर इस प्रकार की आकृति है उसके कोने पे, अगर मेडागास्कर को खींचकर इसमें घुसा दिया जाए तो बिल्कुल फिट बैठेगा, ठीक है। दूसरा तर्क तो ये था पहला कि दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका में फिट बैठ सकता है, क्योंकि आखिर इनकी भौगोलिक बनावट ऐसी हुई है, इसका मतलब वो एक समय में जुड़े हुए थे और अभी के समय में वो टूट के अलग हो चुके हैं, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो टूट के अलग हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा बताया मेडागास्कर वाला कि मेडागास्कर जैसे वर्तमान समय में, उस समय का तो छोड़ो, वर्तमान समय में ही तुम मेडागास्कर को देख लो कि कैसे वो अफ्रीका से टूट के और ऊपर की तरफ उठते जा रहा है, वो एशिया की तरफ बढ़ रहा है। मेडागास्कर नाम का देश वो प्रतिवर्ष कुछ थोड़ा सा इंच बढ़ जाता है, हर प्रतिवर्ष कुछ बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि वो बढ़ रहा है, गति कर रहा है। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण कहा कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड एक देश है यहाँ पर, ठीक है, यूरोप के जस्ट आगे उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। ग्रीनलैंड के अंदर जो ग्रीनलैंड देश है उसकी दूरी यूरोप से प्रति वर्ष 20 मीटर बढ़ती जा रही है, 20 मीटर प्रति वर्ष। 20 मीटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कोई जमीन इतना बड़ा भूखंड बढ़ रहा है 20 मीटर खिसक रहा है इधर, तो कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उन्होंने इन सब बातों को कहा और ये बात सच है, ठीक है, इसलिए उनकी बात में ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट उनका कहना था एक लेमिंग नाम के यूरोप के अंदर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, मेमने टाइप के, ठीक है, वहां के लोग उसको भूंज के खा जाते हैं, समझ गए। तो लेमिंग नाम के जो जीव होते हैं उनकी संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना यूरोप में, तो वो पश्चिम की ओर चल देते हैं, पश्चिम की ओर। आखिर वो पश्चिम की ओर क्यों जा रहे हैं लोग, और वो अभी वर्तमान समय में पश्चिम की ओर क्या पड़ेगा, यहाँ से जाते हैं चोट्टा सब कूद जाते हैं, यहाँ से पानी में कूद जाते हैं, डूब के मर जाते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने मत माना है इस बारे में कि जो लेमिंग थे उस समय में, जिस समय में उनकी प्रजातियां हुआ करती थी, वो सारे स्थलखंड एक पास थे और वो इधर से चलते चलते इधर आकर राउंड मारा करते थे, ठीक है, टहला करते थे, ठीक है। लेकिन अभी वहां से स्थल हट चुका है और उनको लगता है कि वो स्थल आज भी है और वो चल के आते हैं और समुद्र में डूब के निपट लेते हैं, ठीक है। तो लेमिंग जो जंतु है उसके बारे में चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जैसा कि मैंने बताया ग्लोपसिक नाम का एक पौधा है जो कि कई स्थानों पर पाया गया है, यूरोप में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, इन स्थानों पे वो पौधा पाया गया है। आखिर वो पौधा इन सब जगहों पे कैसे पहुंचा? कोई भी एक पौधा है वो खास जगह पे होना चाहिए या फिर वहां की जलवायु के अनुसार होना चाहिए, लेकिन वो पौधा सब जगह है, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तब माना जाता है कि सारे के सारे स्थलखंड एक जमाने में एक ही हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में जो इनका जो दूर दूर हो गई है, ठीक है, और दूर दूर होकर बन गए महाद्वीप, और महाद्वीप बन गए तो इसके पक्ष में जो बातें रखी जाती है 4-5 पॉइंट, वो अल्फ्रेड वेगनर ने ये रखा है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन बेगर आलोचना हुए तो मानेंगे नहीं। इसके बाद से कहा जाता है प्रवाह संबंधित सिद्धांत बल। आखिर क्वेश्चन पहला तो यही आलोचना उठती है कि चलो वो पास पास था, मान लिया हमने सारा कि एक गोलखंड था पेंजिया नाम का, ठीक है, लेकिन वो दूर दूर कैसे बट गया? इसके पीछे भी तो कोई कारण होना चाहिए। अगर दूर दूर ही बटना होता तो शुरू में ही बट जाता, बाद में क्यों बटा? और नहीं तो बटना ही नहीं था तो फिर जुड़ा ही रहता, अब बटा क्यों, ठीक है। तो ऐसे सब प्रश्न उठता है। इसका जवाब अल्फ्रेड वेगनर देते हैं, वो 2 कारण बताते हैं। पहला बताते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल। तीसरा सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आप मुंह से समझ सकते हैं कि जो अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने 3 कारण बताए कि आखिर ये दूर दूर क्यों हो गए। पहला कि या तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दूर दूर हो गए। गुरुत्वाकर्षण बल क्यों? वही होती है जो पृथ्वी के अंदर होता है, कोई भी चीज बाहर नहीं जाने देती, अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन वही गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ चेंजिंग हुआ होगा और उन्होंने इन सबको फेंटते फेंटते, पृथ्वी से घूमती रहती है, फेंटते फेंटते फेंटने लगी होगी और कुछ कटोरी में रखेंगे जैसे कोई भी खाने पीने की चीज, और इस तरह नचा के फेंकेंगे तो मारेगा कि सब छिटा जाएगा उतने दूर में, ठीक है। तो वो क्या होता है, जिस तरह छिटा के वो सब दूर दूर हट गया है, हम अब बाद में देखेंगे कटोरी को हटा दीजिए, वहां पे तो कटोरी बचा है लेकिन आप कटोरी को हटा दीजिए और आप देखेंगे वहां पे जो अनाज के टुकड़े थे वो दूर दूर तक फैल चुके हैं। उसी तरह उनका कहना था कि उसी तरह ये पृथ्वी नच रही थी, गुरुत्वाकर्षण बल ने लपेटा मारा और सबको दूर दूर कर दिया धीरे धीरे,
ठीक है। अगला कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? सागरों का जो बल होता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। उसके कारण जो झटके मार मार के सागरों ने इनको साइड करके और अलग अलग जगह पे इसको स्थापित कर दिया, ठीक है। तीसरा कारण वो कहते हैं सूर्य या चंद्रमा का ज्वारीय बल। ज्वारीय बल क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है ना, उससे वो समुद्र के पानी को में जो ज्वार भटाता है वो क्यों आता है? आपने पढ़ा होगा कि ज्वारीय बल के कारण आता है। चंद्रमा उसको खींचता है, अब फिर सूरज उसको खींच लेता है। चंद्रमा की तरफ ज्यादा पड़ता है तो चंद्रमा खींच लेता है, फिर सूरज की तरफ पड़ता है तो सूरज ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो चलता रहता है। तो उनका कहना था कि सेम इसी तरह से जो महाद्वीप बने हैं उनके साथ भी सेम ऐसे ही स्थिति हुई होगी और वो फिर दूर हट गए होंगे, ठीक है। खासकर क्योंकि चंद्रमा पश्चिम की तरफ ज्यादा रहता है और सूरज भी जब पश्चिम की तरफ, पृथ्वी नसते नसते घूमते पश्चिम की तरफ पहुंचती होगी, उसी समय चंद्रमा भी लपेटे में ले लेता होगा, सूरज भी लपेटे में ले लेता होगा और दोनों मिलके और खींच लेते होंगे, ठीक है। तो वेगनर का ये सब कहना था। लेकिन उसके बाद से वेगनर ने और भी बातें कही, पर्वतों का निर्माण से संबंधित बातें कही। उनका कहना था कि जो ये पेंजिया था, जो गोल था पूरा भूस्थल, वो 3 परतें थी, सीमा, सियाल और कोर, जैसे नीफे जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा है, 3 भागों में बांटा था। उसी तरह वेगनर ने भी उनको 3 भागों में बांटा। कहा कि जब को, और एक बात तो हम जानते हैं कि सीमा और सियाल, सीमा जो कि कठोर है, सियाल थोड़ा सा नरम है और नीफे बिल्कुल प्लाज्मा टाइप का है, जैसे समझ लीजिए पोंटा, ठीक है। हम उसको रहटू बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो जब उनका कहना था कि ये जब दूर दूर हटे तो इनके अंदर से जो प्लाज्मा था वो बाहर निकलने लगा, उबल के बाहर निकलने लगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी, अब तोड़ दूं क्या इसको? नहीं, अगर ये पेन है, इसके अंदर पानी भरा है, अब मैं इसको तोड़ देता हूं तो पानी फचाक से फेंकेगा ना बाहर, भाई समझ रहे हो तुम सब कि कोई भी चीज है, शीशे का कुछ ले लेना, ठीक है, चटाक से मारना और पानी बाहर निकल जाएगा। जैसे कि ये है, ठीक है, और इसमें पानी भर देंगे और इसका खींचेंगे, टूटेगा तो यहाँ से पानी फेंकेगा ना, पानी अंदर है, लेकिन जब ये टूटेगा तो पानी बाहर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हुआ, ये सब जुड़े हुए थे लेकिन दूर हटे तो अंदर से जो लावा था वो फूट के बाहर आने लगा। पूरा समझिए, उसको गुस्सा आ गया कैसे मेरे को दूर किया, ठीक है। वो लावा बाहर आने लगे और इनके बीच में जो एशिया और अफ्रीका और यहाँ पे जो भारत का था, इसके बीच में एक पूरा पानी भर गया। उसी को कहा जाता है टेथिस सागर। टेथिस सागर नाम दिया गया इस वाले इलाके को, टेथिस सागर, ठीक है। टेथिस सागर इसका नाम दिया गया और टेथिस सागर माना जाता है कि अब वहां पे क्या होने लगा, अंदर से जो लावा फूट के निकलने लगा। बड़ा स्थलखंड हटा था तो लावा भी बहुत ज्यादा निकलेगा। आज के टाइम में आप टीवी न्यूज देखते हैं कि छोटा सा ज्वालामुखी भुड़ुक गया है, तो थोड़ा सा भुड़ुकता है तो सुनने में आता है कि 200 गांव को चपेटे में ले लिया, समझ रहे ना। थोड़ा सा वो केवल धयका तो 200 गांव को चपेटे में ले लिया। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा स्थिति बदल गया, इतने दूर दूर तक आ गए। तो सोचिए यहाँ पे कितना ज्यादा मतलब लावा निकला होगा। वो सारा लावा निकल के बाहर आया और बाहर आके वो जमता गया, क्योंकि लावा क्या होता है, गर्म होता है, लेकिन कुछ दिन रखेगा तो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे एक ही बार में तो लावा भर के निकला नहीं होगा। ये जो महाद्वीप है वो एक ही बार में इस तरह नहीं कहे होंगे ना, जो हम तुमसे नाराज हैं, हम जा रहे हैं, ऐसा करके एकदम अलग हो गए। ऐसे तो होगा नहीं। हुआ क्या होगा, धीरे धीरे जब इतना सा अलग हुआ होगा तो थोड़ा सा निकलता होगा, फिर थोड़ा सा अलग हुआ होगा तो थोड़ा सा निकलता होगा, फिर थोड़ा सा अलग हुआ तो और ज्यादा निकलता होगा। और जितने दिन में वो अलग होते थे उतने देर में ऊपर वाला सूख जाता था, अलग होते थे तो फिर जो निकलता था वो उसके ऊपर चढ़ जाता था। इस तरह कर करके वो सारे के सारे लावा इकट्ठे हो के पर्वत बन गए। तो वेगनर का कहना था कि जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो भी ऐसी हुआ है। टेथिस सागर में कौन सा पर्वत बना? हिमालय पर्वत बना। और हिमालय और जो पर्वत इस तरह लावा से बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थों से बनते हैं, उनको वलित पर्वत कहा जाता है। इसीलिए जो हमारा हिमालय है वो वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, हिमालय। उन्होंने और उदाहरण दिया कि जैसे यहाँ पे ये जो अलग हुए, उत्तरी अमेरिका इधर से और नीचे से अलग हो गया दक्षिणी अमेरिका से, यूरोप से और दक्षिणी अमेरिका से जब अलग हुआ तो यहाँ पे रोकीज पर्वत बन गया, एंडीज पर्वत बन गया, ठीक है। ये दोनों पर्वत बन गए। कैसे बन गए? जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे दूर हटा थोड़ा सा लावा निकला, ऊपर जाके सूख गया, फिर थोड़ा सा अलग हटा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके सूख गया, ठीक है। इस तरह इन पर्वतों का निर्माण हुआ। तो पर्वतों के जो वलित पर्वत है उनके निर्माण का भी कारण
वेगनर साहब बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा। उनको अब जो बताना था उन्होंने बता लिया, उनकी परिकल्पना यहाँ होती है समाप्त। अब आता है बात आलोचक कर्ताओं की, क्योंकि बेगर इनको घसीटे तो वो भी नहीं छोड़ेंगे कॉलर पकड़े, ठीक है। आलोचककर्ताओं ने बहुत सारी आलोचना की, लेकिन वो उन आलोचनाओं को बहुत हद तक समझा पाए, कुछ को नहीं समझा पाए, क्योंकि कोई भी चीज हो पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकती, ठीक है। हमारे यहाँ क्या कहीं भी दुनिया में कोई भी चीज हो पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकती। और उस समय कौन पैदा हुआ था कि जो बता सकता है कि हाँ सच में ऐसा हुआ था? सब तो मतलब आकांक्षा मतलब अपनी वही लगा रहे हैं ना, काश ऐसा हुआ होता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो आलोचक करता थे उनका क्या कहना था। आलोचककर्ताओं ने कहा कि इतने बड़े बड़े भूखंडों को इन तीनों में से कोई सा भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है। पहली तो आलोचना यही की कि इन तीनों शक्तियों में से जो बल थे, इन तीनों बलों में से कोई सा भी ऐसा बल नहीं है जो कि इन भूखंडों को अलग कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जो दक्षिणी अमेरिका है वही अफ्रीका में जाके फिट हो सकता है, लेकिन जो उत्तरी अमेरिका है वो यूरोप में फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो आलोचनकर्ताओं का कहना है कि यही क्यों फिट बैठ रहा है, ऊपर वाला कहीं नहीं फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो उनको भी फिट बैठाओ। तीसरी बात कि 1930 के बाद ग्रीनलैंड जो घिसकता था प्रतिवर्ष 20 मीटर, अब वो घिसकना बंद कर दिया है, ठीक है। ग्रीनलैंड प्रतिवर्ष 20 मीटर घिसक जाता था, लेकिन 1930 के बाद वो घिसकना बंद कर दिया है। तो इसकी वजह से इनको भी दिक्कत आने लगी, ठीक है। लेकिन उस समय तक तो इन्होंने अपनी बात को प्रमाणित कर दिया था, लेकिन आलोचनकर्ता छोड़ेंगे कहाँ इनको, ठीक है, क्योंकि 1920 तक तो इनका निपट लिया था। आलोचककर्ता कहना है कि अगर ज्वारीय बल की बात की जाए तो ग्रह, ये जो द्वीप है महाद्वीप, इनको अलग करने के लिए ज्वारीय बल को ना 9,000 करोड़ या 90,000 करोड़, इतनी ज्यादा उसको ताकत, वर्तमान में जितनी ताकत लगाता है ना, जिसकी वजह से समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं, उससे इतना ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा एक स्थल को खसकाने में पृथ्वी पर, समझ गए। तो इतना बड़ा अगर, ठीक है। तीसरी चौथी बात जो है वो आलोचनकर्ताओं का कहना है कि जो ये तीनों थे वो अब क्यों नहीं है और अब क्यों नहीं ये फैलाव हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके विपरीत जो देखा जाए कि ये मेडागास्कर है वो आज भी फैलता जा रहा है, ठीक है। तो कुछ पक्ष सही है और कुछ पक्ष विपक्ष में जो बातें कही गई हैं वो गलत है। तो पूर्णतः कुल मिलाजुला के बात आया कि सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया और लोगों को बताया, ठीक है। और बहुत सारे जो विपक्ष आलोचक करता है वो भी इस बात को मानते हैं कि सच में जो महाद्वीप और महासागरों का स्थापन हुआ था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके तहत जो वेगनर ने बताया यही सही था, ठीक है। ये कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, ठीक है। इस बातों को सबको ध्यान रखना, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।